ठीक है। और लगभग सभी कोई कह रहे हैं, जितने टीचर हैं, कि क्वेश्चन बैंक अगर कंप्लीट होता है तो 75% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है ना। 25 बचता है तो बाकी और पूरा सिलेबस पढ़े हम लोग। इसे अंतिम समय में क्वेश्चन बैंक को आधार मान के इसका तैयारी करना है, रिवीजन के लिए भी और सिलेबस कंप्लीट के लिए भी। चलो, पहला प्रश्न है इसमें कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी लौ का रंग पूछ रहा है, पीला होता है, नीला होता है, चमकीला उजला या लाल? चमकीला उजला है ना, चमकीला उजला रिएक्शन करता है तो इसी तरह का ये बनता है। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O है ना, CaSO4 हाफ H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ है? मूर्ति बनाने में है ना, जो मूर्ति बनता है छोटा छोटा मूर्ति, उसमें भी रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP है ना, किससे बनता है? जिप्सम से है ना, जिप्सम का अभिक्रिया कराते हैं। चौक तो है खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। कुछ कुछ बात आप लोग लिखते चलेंगे, फास्ट में सुनना नहीं है, साथ साथ लिखना भी है, दोनों काम करना है। फिर है आपसे, निम्नलिखित में कौन सह संयोजक यौगिक है? ऑप्शन सुनेगा, सह संयोजक यौगिक में कह रहा है कौन है? तो KCl का नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और CH4 है मेथेन, और NaCl है सोडियम क्लोराइड। इसमें कौन सा संयोजक यौगिक है? NaCl। KCl है कि MgCl2 है, CH4 है, NaCl है? NaCl आयनिक यौगिक है, KCl भी आयनिक यौगिक है, और MgCl2 भी आयनिक है। कैसे पहचानने के लिए बोले थे सुबह में कि एक धातु और एक अधातु तो आयनिक यौगिक, और दोनों का दोनों अधातु तो सह संयोजक यौगिक। जैसे मेथेन CH4, फिर बोले थे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये सब कैसा है? सह संयोजक। तो आपसे पूछा था कौन सह संयोजक है, तो सह संयोजक हो जाएगा मेथेन है ना, कौन? CH4। आयनिक यौगिक का क्या होता है? द्रव्यमान गुणनांक उच्च होता है कि निम्न होता है? उच्च होता है। हाँ, आयनिक यौगिक का उच्च होता है। क्यों उच्च होता है बताए हैं क्लास में कि आयनिक यौगिक आयनिक बंधन से बने होते हैं, इनके बीच वैद्युत आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा चाहिए है ना, इसीलिए इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। सहसंयोजक बंधन CH4 है उदाहरण के लिए है ना, कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। आंसर सर CH4 H4, बहुत सारा उदाहरण, CH4 लिखो, CCl4 लिखो, CO2 लिखो है ना, ये सारा बताए हैं। ठीक है। फिर है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होगा? उदासीन होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा? इनमें से कोई नहीं, उदासीन होगा। अमोनियम क्लोराइड है ना, कैसे बना होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों रिएक्शन किया होगा तो बना होगा अमोनियम क्लोराइड। और उदासीन किसका होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। अम्लीय विलयन का 7 से कम, और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। सभी को बोलना है ना, जो जो आपको पता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? प्लास्टिक, आयोडीन, गंधक, ग्रेफाइट? हाँ, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, बाकी कोई भी अधातु में करंट पास नहीं होता। ठीक है। फोकस देखो, 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी 20 है तो वक्ता त्रिज्या बोलो। फोकस दूरी 20 तो वक्ता त्रिज्या 40 है ना, दुगना होता है। और वक्ता त्रिज्या देगा, फोकस दूरी कहेगा तब आधा करेंगे। ध्यान से वहां क्वेश्चन पढ़ना। इसमें देखो ऑप्शन 10 भी है ना, ऑप्शन 10 भी है तो 10 नहीं होगा, क्या होगा? 40। फिर है घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल होता है, हरा होता है, काला होता है, पीला होता है?
बोलो। उदासीन का, बोलो जी। उदासीन का काला, काला सही जवाब है। 3 तार होता है, एक होता है जीवित तार जिसमें करंट आता है, उसका रंग होता है लाल। एक होता है उदासीन जिसका रंग काला, और जो अर्थिंग रहता है उसका हरा। कई बार पूछा है, और देखो 24 में पूछा है प्रश्न, है ना। तो जो प्रश्न बोल रहे हैं ध्यान से सुनने से बहुत कुछ कंप्लीट होगा। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पिछला टेस्ट में तो लोग के बहुत लोग के गलती हो गया इधाई वाला। विद्युत मोटर का काम क्या है? देंगे विद्युत ऊर्जा, मिलेगा यांत्रिक ऊर्जा। और जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? हाँ, सौर सेल। वेरी गुड। कौन सा है? सौर सेल। इसमें सूर्य का ऊर्जा मिलेगा, हम लोग को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा। अच्छा, सोलर कुकर में कौन दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। ठीक है। फिर है विद्युत बल वाला जिन शब्द, ये तो बायोलॉजी हम लोग डिस्कस कर चुके। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। CaCO3 याद रखिएगा। खड़िया का, संगमरमर का, चूना पत्थर का, तीनों का फॉर्मूला CaCO3। कहीं पर लिख लो इसको। तीनों का, खड़िया का, संगमरमर का और चूना पत्थर का, तीनों का फॉर्मूला होता है CaCO3। कई बार प्रश्न पूछ चुका है परीक्षा में। खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर, तीनों का होता है क्या? CaCO3। रासायनिक नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। हाँ। फिर है क्रियाशील समूह CO का क्या नाम है? CO, बोलो। CO क्रियाशील समूह का बात कर रहा है। CO कीटोन। कौन सा है? कीटोन। और अल्कोहल का क्या है? OH। एल्डिहाइड का CHO और कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH। आज जितना ऑप्शन प्रश्न के साथ पढ़ रहे हैं ना, कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपका परीक्षा में रहेगा, है ना। अगर सारा ऑप्शन दिमाग में जा रहा है, चाहे नोट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। देखो, कहता है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, जस्तीकरण या विद्युत लेपन दिया है, संचारण है, वैद्युत अपघटन या गैल्वेनीकरण है। क्या होगा इसमें? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण भी इसी को कहते हैं, जस्तीकरण भी इसी को कहते हैं, और यसद लेपन भी इसी को कहा जाता है। और जस्ता और लोहा में कौन अधिक क्रियाशील है? जस्ता और लोहा में। हाँ, जस्ता है ना। क्रियाशीलता श्रेणी में जस्ता ऊपर है, उसके नीचे आयरन है, और इसीलिए जस्ता का परत चढ़ाते हैं कि लोहा का संचारण नहीं होगा। सिरका में कौन सा अम्ल? सिरका में नाइट्रिक। बोलो। सिरका में कौन सा अम्ल? तब बोलो। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। और लाल चींटी के डंक में? बोलो। नहीं सर, लाल चींटी का डंक फॉर्मिक अम्ल। हाँ, फॉर्मिक अम्ल। और दही में? लैक्टिक अम्ल। और संतरा या नींबू के रस में? सिट्रिक अम्ल, है ना। याद रखो, ये छोटा बात है, बचपन में पढ़ा भी भूल गया ये सब। बचपन मतलब क्या, बहुत पहले ही पढ़े ये सब हम लोग, है ना। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? एल्कीन का CnH2n + 2, CnH2n - 2, CnH2n। हाँ, CnH2n। और एल्केन का कहेगा तो CnH2n + 2, और एल्काइन का कहेगा तो CnH2n - 2, है ना। बता दिए हैं ये। ग्लूकोज का फॉर्मूला? हाँ, C6H12O6। और चीनी का? C12H22O11, है ना। C12H22O11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। लोहा का परमाणु संख्या 26। क्रोमियम का 24। क्रोमियम का कई बार पूछा, मोहित ध्यान दो, है ना। अच्छा, सोना का संकेत क्या है? बोलो। AU। जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करना है। चांदी का है AG, पारा का HG, सीसा का PB, है ना। ये सारा संकेत पूछा है कई बार। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? 2 होगा। बताए हैं कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन,
अगर 1, 2 या 3 है, 1, 2 या 3 है तो वही उसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। और बोले थे कि अगर 4 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, 8 में से घटाएंगे, है ना, तो हो जाएगा उसका संयोजकता। कार्बन का संयोजकता कितना, कार्बन का 4 है ना, कार्बन का कितना होता है 4। ठीक है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब भखरा चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का (2) सारा पढ़ाए हैं आपको। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह, ये भी बायोलॉजी में कई बार पूछा है। अच्छा, अभी हम लोग जाने कि शल्य चिकित्सा में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है ना, तो उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैथोड किरण में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। कैथोड में इलेक्ट्रॉन और एनोड में प्रोटॉन। प्रोटॉन। ठीक है। उत्तल विभवांतर मापा जाता है किससे, वोल्ट मीटर से। अब विद्युत धारा ए मीटर से। 3 मीटर आपको ध्यान रखना है फिजिक्स में। एक है वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, विभवांतर वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, इसका प्रतिरोध होता है अधिक कि कम, अधिक, है ना। ए मीटर का प्रतिरोध होता है कम, इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, इससे मापा जाता है विद्युत धारा। क्या मापते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अब विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। और विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, है ना। जो हम लोग के घर में रीडिंग होता है वो यूनिट से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर कुछ मापने का यंत्र नहीं है, ये अभिक्रिया कराते हैं ना वैद्युत अपघटन, उसमें रहता है वोल्टामीटर। अब विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है गैल्वेनोमीटर। 3 गो मीटर बोल रहे हैं। ए मीटर क्या करेगा, धारा मापेगा, वोल्ट मीटर विभवांतर मापेगा, ध्यान से सुनना, और गैल्वेनोमीटर क्या मापेगा, परिपथ में धारा की उपस्थिति, कि धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ ध्यान देंगे तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न पूछता है हमेशा कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है और क्या नहीं है। तो 3 फॉर्मूला है शक्ति निकालने का। शक्ति के बराबर P होता है, P बराबर होता है I²R, P बराबर होता है V² बटे में R, अब P बराबर होता है V गुना में I। तो 3 गो होता है और 1 गो कोई दे देगा जो नहीं होता है ना। तो वहां छाटना। ऑब्जेक्टिव बनाने का 2 तरीका, एक है कि डायरेक्ट आपको आंसर आता है तो डायरेक्ट टिक करेंगे, और एक है कि 3 नहीं होगा तो 1 होगा। तो पूरा जिसका कंप्लीट है वो ऐसे भी बना सकता है, उसका गलती नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ओम का नियम, ओम का नियम में क्या था कि हाँ V बराबर IR, V बराबर IR, तो उससे फॉर्मूला पूछ लेता है कि V बराबर IR। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। कहता है निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है, आवरक है, कांच है, एल्युमिनियम है, चीनी मिट्टी है। एल्युमिनियम विद्युत का चालक है, सबसे अच्छा चालक चांदी है ना। सारा प्रश्न पढ़ के देखिएगा तो कहीं न कहीं आप पढ़े हैं, खाली रिवीजन करना है। और रिवीजन करने में कोई 2 घंटा 4 घंटा समय नहीं लगता है, 100 क्वेश्चन लगेगा 20 मिनट। वैसे कहते हैं कि बार बार कम से कम 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया, इतना तक के क्वेश्चन को डेली पलटते रहो। साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, है ना, मैथ का सोल्व करते रहिए तो ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। पूरा सिलेबस पढ़ने में कितना लगा, 1 साल। रिवीजन कीजिएगा ना एक विषय का तो आप मुश्किल से अगर 4 घंटा समय दीजिएगा तो एक विषय का पूरा फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा। 4 घंटा में पूरा केमिस्ट्री हो जाएगा, 4 घंटा में पूरा बायोलॉजी हो जाएगा। मैथ में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, सोल्व करना है। तो रिवीजन डेली करना ही अब अंतिम उपाय बचा है, समझ गए। और सेल्फ स्टडी, जितना देर अपने से बैठिएगा, है ना, आज बुलाने का कारण नहीं था कि आप बैठ पाते हैं कि नहीं, है ना, इन्हें कि दिन भर खाली घूमना है ना। जितना देर अपने से कॉपी किताब लेकर के बैठिएगा उतना फायदा
होगा, और नहीं तो अभी दूर भागिएगा तो फिर रिजल्ट भी दूर भागेगा आपसे। समझ गए? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? हीलियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। यूरेनियम है ना, नाभिकीय विखंडन जो पढ़े हैं हम लोग, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, वहाँ किसका इस्तेमाल होता है? यूरेनियम का। और उसमें एक पदार्थ प्रयोग होता था भारी जल, D2O। फॉर्मूला याद है भारी जल का? D2O लिख लो कहीं पर। भारी जल का फॉर्मूला D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पूछा है कई बार कि मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है नाभिकीय रिएक्टर में? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। D2O भारी जल का फॉर्मूला बड़ा डी लिखना, D2O। तुम कॉपी पेन नहीं लाई थी? हाँ, मेन बात लिखते चलो, सुन करके कितना याद होगा। सुन के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, देखो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल, और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल। बाइफोकल में उत्तल अवतल दोनों होता है। ठीक है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? बोलो। हाँ, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल। कौन सा लेंस? उत्तल। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अब मानव नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर। किस पर? आइरिस पर निर्भर करता है। और नेत्र लेंस के फोकस दूरी को घटाता है पश्चाभी मांस पेशियां, है ना, जो फैलेगा तो फोकस दूरी बढ़ा देगा, और सिकुड़ेगा तो फोकस दूरी कम कर देगा। ये सब पढ़ा दिए हैं हम। लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है ना, मीटर इनवर्स भी देगा वहां पर। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। डॉक्टर द्वारा नाक कान गले के जांच में अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण। वाहन के सर्च लाइट में अवतल दर्पण। स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण। वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। ठीक है, उपयोग तो हर साल पूछ ही लेता है। ठीक है, अच्छा, कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण। और कौन सा दर्पण वस्तु के बराबर बनाता है? समतल दर्पण। और अवतल में तीनों बनता है, छोटा भी, बड़ा भी और बराबर भी। अवतल में काल्पनिक कब बनता है? जब वस्तु को ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखते हैं तब। और अवतल में बराबर कब बनता है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। 2 गो फिगर आप अवतल में याद रखिएगा, दर्पण में अगर पूछा तब। किरण आरेख, एक पूछेगा जब वस्तु को ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखेंगे तब, और दूसरा पूछेगा जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब। दोनों फिगर याद रखिएगा। सोना का परमाणु संख्या 23, 43, 79। ठीक है ना? हाँ, फिर है निम्नलिखित में कौन सा लवण है? लवण पहचानने का तरीका कि एक धन मूलक और एक ऋण मूलक। HCl लवण है? नहीं। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हम लोग उदर में पाया जाता है। और H2SO4 को बैटरी अम्ल कहते हैं। लवण इसमें हो जाएगा NH4OH। नहीं, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। K2SO4 ऑप्शन के अनुसार चलेगा। लवण तो हजारों है, अम्ल भी बहुत सारा है, भस्म भी बहुत सारा। वहां ऑप्शन देखना है कि कौन इसमें हो सकता है। हाँ, अम्ल का हिस्सा और भस्म का हिस्सा, दोनों का हिस्सा मिलकर ही बनता है लवण। अच्छा, ठीक। फिर है पवन विद्युत जनित्र में पवन का चाल कम से कम कितना होना चाहिए? हाँ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 1500 कहता है, ऑप्शन में था वो गलत है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 मत करो। सुनो, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा होता है, पता है? एसी रहता है। उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज। हाँ, 50 हर्ट्ज। और उसका मान होता है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। ऐसे देखो, ये पूछ लिया है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? कम पूछा है। अब ऑप्शन पे चलेगा, यहाँ पर तो ऑप्शन है ना। ऐसे तो मान लो सबसे कम निर्वात का होता है। अब पढ़े हैं जिसका अपवर्तनांक कम उसमें प्रकाश का चाल ज्यादा, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश का चाल कम। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है ना। तो देखो, तारपीन का, बेंजीन का, पानी का, किरोसिन का, किसका कम होता है पूछा है?
पानी का हो गया 1.33 होता है ना। बेंजीन का होता है बेंजीन का 1.50 और तारपीन का होता है 1.47 और केरोसिन का होता है 1.47। तो सबसे कम हो जाएगा पानी का। एक साधारण प्रिज्म कितना सतह से बना होता है? 5 सतह पढ़े हैं हम लोग, जिसमें क्या था 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार। अब वर्ण विक्षेपण किसमें होता है? प्रिज्म में। किसमें? प्रिज्म में। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पार कराते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसमें सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी, है ना। लाल रंग का विचलन कम होने का कारण उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और नीले का विचलन कम होने का सबसे अधिक होने का कारण उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। इसीलिए खतरा के निशान में किसका प्रयोग? लाल रंग का। बहुत बढ़िया, ये सब याद है तो प्रश्न कहीं से छूटने वाला नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को? तो हाँ, स्थितिज ऊर्जा को। किसको? जल को पहले स्टोर करते हैं और फिर तेजी से उसको टरबाइन पे गिराया जाता है और जब टरबाइन घूमता है तो आर्मेचर से जुड़ा रहता है और जिससे वो घूमता है तो जनरेटर घूमता है और जनरेटर का क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। समझ आता है ना सब बात? हाँ, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक? वेरी गुड। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु? 30 सेंटीमीटर हो गया ना? अनंत। हो गया, कहानी गड़बड़। दूर बिंदु अनंत, क्योंकि सूर्य को भी देख रहे हैं, चांद को भी देख रहे हैं। और निम्नतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? हाँ, प्रकाश के परावर्तन के 2 और अपवर्तन का भी 2। परावर्तन का भी 2 और अपवर्तन का भी 2। दीर्घ में, ये लघु में पूछ सकता है दोनों नियम। तो परावर्तन का नियम क्या था? आपतन कोण। परावर्तन, रुको पहले फिर बीच में बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। और उसका नियम था आपतित किरण और अपवर्तित लिखना। बहुत बच्चा उसमें भी परावर्तित लिख देता है। अपवर्तन वाला में क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होता है। और दूसरा नियम, आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटा साइन आर और म्यू लिखते हैं इधर, है ना। और अपवर्तन के कारण कौन सी घटना घटती है? तो सिक्का, पानी में रखा हुआ सिक्का उठा होना, है ना। मछली का वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलना, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना। अच्छा, देखो एक प्रश्न है आवर्धन से। कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक की काल्पनिक? बोलो जी। आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक। पढ़ाए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि ये मुख अक्ष के कहाँ बनता है? नीचे। मुख अक्ष के नीचे। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार, आप निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ते होंगे, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश के दिशा की सभी दूरियां धनात्मक होती है और विपरीत दिशा में सभी ऋणात्मक होती है। मुख अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख अक्ष के नीचे ऋणात्मक। तो वास्तविक कहाँ बनता है? नीचे, इसीलिए उसका आवर्धन होता है ऋणात्मक। और वास्तविक का ऋणात्मक तो काल्पनिक का धनात्मक होगा, है ना। समझ रहे हैं ना। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। सारा बात दिमाग में रखो, यही सब पूछेगा और कहां से प्रश्न पूछेगा। फिर है, देखो ये प्रश्न कि समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत पड़ रही है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो बोले थे 0 होगा, क्योंकि लंबवत पड़ता है तो उसी रास्ते से वापस लौटेगा और लौटेगा तो आपतन कोण भी 0। अगर आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0, क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है ना। चलो, और है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब की ओर जाएगा? अभिलंब की ओर जाएगा। बोलो, कहीं तो दूर भी आवाज आता है। अभिलंब की ओर। सरल से जब विरल में आता है, सरल नहीं सघन, सघन से अगर विरल में जाएगा तब दूर भागेगा
और विरल, वायु विरल है, तुलना करेंगे वायु का और कांच का, तो वायु विरल है और उसके तुलना में कांच सघन है। तो जब भी विरल से सघन में आएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। ओजोन का फॉर्मूला क्या बोले, O3, क्या होगा O3। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, नाइट्रोजन की मात्रा 78%। ठीक है, ये सब आ रहा है, ये सब समझ में ना। हाँ, अच्छा, अम्ल जल में घुल करके कौन सा आयन देता है, H+ आयन, H+ आयन। अच्छा, और सुनो, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, HCl, CH3, COOH, H2SO4, HNO3, CH3, COOH। एसिटिक अम्ल दुर्बल है और बाकी तीनों प्रबल है। HCl मतलब कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। और अम्ल राज्य में क्या रहता है, HNO3 और HCl, 3 और 1 का अनुपात, चाहे 1 और 3 का। HCl रहेगा 3 और HNO3 रहेगा 1। और अम्ल राज्य में कौन घुलता है, सोना, चांदी और प्लेटिनम। बाकी अम्ल से वो अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। अम्ल और धातु अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, जिंक का। बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का। हेमाटाइट किसका है, लोहा का। मैग्नेटाइट किसका है, लोहा का, है ना। सिनेबार किसका है, पारा का। आज ही बताए हैं, सिनेबार पारा का। आज ही सुबह तू लोग एब्सेंट था। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, आधुनिक वाला में 18 और आवर्तों की संख्या 7। और 18वां वर्ग के तत्व को कहते हैं निष्क्रिय तत्व, 17वां को कहते हैं हाइलोजन, पहले वर्ग को कहते हैं क्षारीय धातु, दूसरा को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। याद रखिएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, परमाणु संख्या पर। और मेंडली वाला था परमाणु द्रव्यमान। समझ गए ना। इस तरह से 24 रिवीजन कर लिए हम लोग। बायोलॉजी भी हो गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री।